अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फ्रीलांसर्स फॉर टैक्स ईयर 2025। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर्स की इनकम टैक्स रिटर्न देखने के लिए सबसे पहले एफबीआर के पोर्टल पे चलूंगा। तो एफबीआर के पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे चलूंगा जी। तो गूगल पे आने के बाद सर्च करूंगा जी आईआरएस एफबीआर। तो आईआरएस एफबीआर सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, जो पहला लिंक आएगा आपके पास, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो सिंपली आप अपने इधर लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने एनटीएन बनाया होगा। तो जब आप एनटीएन बनाते हैं तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव हो जाते हैं जिसमें आपका पासवर्ड होता है और आपका पिन होता है। तो इंडिविजुअल के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका सीएनसी आ जाएगा विदाउट डैशेस और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने साइन अप किया होगा, जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा या आपने जब सब्सिक्वेंटली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया होगा। तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेता हूं जी। तो ये मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा लिए। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास आईआरएस का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड सब्सिक्वेंटली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करने के लिए आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं जी, नॉर्मल रिटर्न। और ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स, इधर भी क्लिक करके आप अपनी रिटर्न ओपन कर सकते हैं। तो जी पहले वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आ रहा है नॉर्मल रिटर्न, तो इधर क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया जी, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। जो पर्सन होगा जिसके क्रेडेंशियल्स देके हमने लॉगिन किया उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। टैक्स पीरियड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जी 2025। और टैक्स पीरियड हमारा यूजली स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून को। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन साइन अप करता है आईआरएस पे, अपना एनटीएन बनाता है, तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो ऑटोमेटिकली जुलाई से जून एंड होगा। ये जो नीचे हमारे पास टैक्स पीरियड आ रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स पीरियड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट किया मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया। आईआरएस 2.0 इनकम टैक्स रिटर्न 2025, स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। द टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। द डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि जो टैक्स ईयर 2025 है इसका साइकिल स्टार्ट होता है 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 2025 तक, और आपकी जो डेडलाइन है फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो है जी 30 सितंबर 2025। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है वर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। और आगे वो बता रहा है कि आपको 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 के दरमियान जो है टैक्स रेजिडेंट होना चाहिए। और नीचे वो टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन भी बता रहा है जी, यू आर कंसीडर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर इफ यू फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि आप रेजिडेंट टैक्स पेयर होंगे अगर आप एनी ऑफ द बिलो मेंशन जो कंडीशन है वो आप फुलफिल करें। तो यू आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर एन एग्रीगेट ऑफ 183 डेज आर मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 में बता रहा है कि आप रेजिडेंट टैक्स पेयर कंसीडर होंगे अगर आप 183 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 के दौरान। और 183 दिन इस तरह नहीं है कि आप लगातार पाकिस्तान में रहे हो, आप पार्ट्स में भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन एक दफा पाकिस्तान में रहे, 30 दिन आप 6 महीने बाद रहे, इस तरह करके आपने एग्रीगेट जो है पूरे साल में आपने 183 दिन या इससे ज्यादा जो है पाकिस्तान में प्रेजेंट होना है जी। You are an employee or official of the federal government or the provincial government posted outside Pakistan during the tax year। तो जनाब अगर आप फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और कहीं और पोस्टेड हैं तो आप जनाब रेजिडेंट ही कंसीडर होंगे। इवन तो आप यूएसए के एम्बेसडर हैं, यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, फिर भी आप जो हैं टैक्स पर्पसेज के लिए रेजिडेंट कंसीडर होंगे जी पाकिस्तान में। यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु वाज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर एन एग्रीगेट ऑफ मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और वर नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। अच्छा जी, उसके आगे वो बता रहा है कि अगर आप 182 दिन से जायद किसी फॉरेन कंट्री में नहीं रहे तो तब ये आप रेजिडेंट कंसीडर होंगे। अब जाहिर सी बात है अगर 182 दिन से ज्यादा आप किसी और कंट्री में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि आप पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज्यादा रह रहे हैं, तो इस केस में आप फिर रेजिडेंट कंसीडर होंगे जी। तो जनाब हम है रेजिडेंट, हम ऐसे फ्रीलांसर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज्यादा मौजूद रहा है। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे यस पे। तो यस पे क्लिक करता हूं जी। उसके बाद चलूंगा जी नीचे जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और वैसे भी आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब इस बार को पकड़ के नीचे चलता हूं। इसके बाद मेरे पास आ रहा है जी कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी योर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ये देखें स्टार्ट मेरा जो है टिक लग गया इसके साथ। अभी मैं खड़ा हूं इनकम सोर्सेज पे। योर सोर्सेज ऑफ इनकम, आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025
फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड सोर्सेज बिलो। इफ यू रिसीव्ड इनकम फ्रॉम एनी एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्लीज सेलेक्ट देम एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि हमारा रिकॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपने बिलो मेंशन जो सोर्सेज हैं इनसे आपने अर्निंग किया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। और आगे बता रहा है कि अगर आपने किसी एडिशनल सोर्स से इनकम अर्न किया तो काइंडली उसको सेलेक्ट करें, और उसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें जी। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऐसे पाकिस्तानी की जिसकी फ्रीलांसिंग इनकम है, ना उसकी सैलरी इनकम है, ना उसकी पेंशन इनकम है, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना पेमेंट फॉर सर्विसेज है, ना बिजनेस स्टेटस है, ना प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है, ना डिविडेंड है। अगर इसकी कोई सैलरी इनकम होती, पेंशन होती या रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी होती तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ जी। सपोज कर लें कि सैलरी इनकम है, तो मैं सैलरी पे क्लिक करता, तो अगर इस पर्सन की सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होता तो ये जो सैलरी वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। ये देखें जी, ये हाईलाइटेड पोर्शन आ रहा है। एज इट इज अगर इस पर्सन की पेंशन इनकम होती तो ये जो पेंशन वाला टैब है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड होता है। लेकिन क्योंकि हमारे केस में ना सैलरी है, ना पेंशन है, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस स्लैश स्टेटस इनकम है, तो सिंपली सैलरी वाले टैब पे क्लिक करूंगा और इसे डीसेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा सैलरी वाला टैब जो है डीसेलेक्ट हो गया। इसके बाद आ रहा है जी अदर। अब ये जो अदर वाले ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो अदर्स वाले ऑप्शन है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। आप सपोज कर लें कि अगर आपका सेविंग अकाउंट था और सेविंग अकाउंट पे आपको प्रॉफिट ऑन डेट लग रहा था, तो इस प्रॉफिट ऑन डेट की या प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट की डिटेल एफबीआर ऑटोमेटिकली उठा लेता और ये जो मेरा ऑप्शन है ये सिलेक्ट हो जाता। ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक भी करूं तो ये सिलेक्टेड नहीं है। एज इट इज अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता। तो जनाब हमारे केस में जो हमारा टैक्स पेयर है उसकी इनकम है जी फ्रीलांसिंग, तो हम फाइल कर रहे हैं फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए हमें पुराने पोर्टल पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं जी। इसके बाद आ रहा है आपके पास, डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सेलेक्टेड अबव। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि अबव मेंशन सोर्सेज के अलावा भी आपने कोई इनकम अर्न की है, कि सैलरी, पेंशन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पेमेंट फॉर सर्विसेज और बिजनेस ट्रेडर्स के अलावा भी आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो जनाब हमने सेलेक्ट करना है यस, क्योंकि हमने पोर्टल रीडायरेक्ट करना है। इन सोर्सेज के अलावा भी हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो जनाब सिंपली यस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया वो कह रहा है जी यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। दिस वर्जन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस इज इंटेंडेड फॉर टैक्स पेयर्स हु रिसीव्ड इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पेमेंट फॉर सर्विसेज, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट और डिविडेंड्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। आगे वो बता रहा है कि ये वर्जन जो इनकम टैक्स रिटर्न का ये स्पेसिफिकली सैलरी, पेंशन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पेमेंट फॉर सर्विसेज, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट और डिविडेंड्स के लिए। तो जनाब हमने फाइल करनी है फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। हमें रिटर्न का पुराना पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। तो पुराने पोर्टल पे जाने के लिए आप सिंपली एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जनाब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का जो क्लासिकल वर्जन है वो ओपन हो गया। तो इसे सेव कर लेता हूं जी। IRS 2.0 ईयर 2025 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर, डाटा, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ PTR, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, अटैचमेंट, एट्रीब्यूट। तो हमारा कंसर्न रहेगा जी डाटा के साथ, और डाटा ही सिलेक्टेड है आपका। ये देखें जी ब्लू हाईलाइटेड है। सबसे पहले आ रहा जी इंप्लॉयमेंट, और इंप्लॉयमेंट के नीचे आ रहा है सैलरी। तो हमारे केस में सैलरी इनकम नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। उसके बाद आ रहा जी बिजनेस, तो हमारा कंसर्न है जी बिजनेस के साथ, क्योंकि जो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे फॉल करती हैं। तो सिंपली बिजनेस के आगे ये जो एरो बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने बिजनेस के आगे जो एरो बना हुआ था उस पर क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। नीचे जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग आइटम्स। तो जनाब ना हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना ही हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग आइटम्स वाला ऑप्शन ऐसे बिजनेसेस के लिए है जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि हम तो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये जो पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग आइटम्स, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न रहेगा जी अदर रेवेन्यूज के साथ। तो अदर रेवेन्यूज पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जैसे ही मैंने अदर रेवेन्यूज के साथ क्लिक किया, ये मेरे पास अदर रेवेन्यूज वाला टैब सेलेक्ट हो गया और अदर रेवेन्यूज के टैब के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स आ रही थी वो ओपन हो गई। अच्छा जी, सबसे पहले आ रहा फीफा टेक्निकल स्लैश प्रोफेशनल सर्विसेज, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अदर्स, शेयर इन अनटैक्स इनकम फ्रॉम AOP, gained by builder slash developer in excess of 10 times of tax liability under rule 6 of 11th schedule, share in tax income from AOP। तो जी सबसे पहले आ रहा है फीफा टेक्निकल स्लैश प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आप कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोई साइंटिफिक सर्विसेज हैं व्हाट्सएवर, तो इस केस में जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीजर हैं इस कॉलम में आएंगे टोटल अमाउंट में।
एंड सब्सिक्वेंटली अगर आप आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, आईटी की, अकाउंटेंसी की, व्हाट्सएवर, तो इस केस में जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं बाहर से, वो आपके आएंगे अदर्स के कॉलम में। ये अदर्स के आगे आ रहा है जी टोटल अमाउंट, उसकी अमाउंट जो है आप इस टैब में लिख देंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस मर्जी टाइप की आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट आप इस कॉलम में लिख देंगे, अदर्स वाले कॉलम के आगे। अब जो आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट किया उसका आपको आइडिया कैसे होगा? आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उसको आप तीन तरह से दे सकते हैं। एक तो जो आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। दूसरा, जैसे ही आपको फॉरेन प्रोसीड्स रिसीव होती हैं, जैसे ही आपने फ्रीलांसिंग की, आपने फ्रीलांसिंग का टास्क कंप्लीट किया, आपको जो है पैसे आपके अकाउंट में रिसीव हो गए। जैसे ही फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में लगेगी, बैंक आपको एक पीआरसी इशू कर देगा, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको ईपीआरसी कहते हैं, उसकी ईमेल आ जाएगी। और तीसरा यह कि आपको पता है कि आईटी एक्सपोर्ट के केस में आपका 1% जो टैक्स है वो विदहेल्ड हो जाता है अगर आप पीसैप से रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर आप पीसैप से रजिस्टर्ड हैं तो बैंक आपका 0.25% जो टैक्स है वो विदहेल्ड कर लेता है, और बैंक जो है टैक्स विदहेल्ड करके एफबीआर को पे कर देता है। तो जैसे जैसे आपकी प्रोसीड्स आ रही होंगी तो बैंक उसके अगेंस्ट जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करा रहा होगा। तो जो बैंक ने टैक्स पे कर दिया आपके एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट, उसका रिकॉर्ड जो है एफबीआर के पोर्टल में भी आ रहा होगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब सबसे पहले हम देख लेते हैं पीआरसी, जिसको हम कहते हैं जी प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद सिंपली हम बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और सब्सिक्वेंटली हम देख लेंगे कि एफबीआर के पोर्टल में जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ आ रहा होता है। तो जनाब सबसे पहले पीआरसी देख लेता हूँ जी। तो जनाब ये मेरे पास बैंक अल्फला का एक पीआरसी आ गया। ये सबसे पहले बैंक का नेम आ रहा है जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ईपीआरसी है जी इसकी एब्रीविएशन, पर्सनल स्लैश कॉर्पोरेट कस्टमर, ईपीआरसी नंबर। अच्छा, जब भी आपको कोई फॉरेन पेमेंट लगेगी आपके अकाउंट में, चाहे आपकी कोई यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, चाहे आपकी कोई सर्विसेज के केस पेमेंट आ रही है, तो जब भी आपके अकाउंट में कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन लगेगी आपको एक पीआरसी रिसीव होगा, और हर ट्रांजैक्शन पे आपको पीआरसी रिसीव होगा जी। पीआरसी नंबर आ जाएगा जी, और ये नंबर यूनिक होगा। पीआरसी की डेट आ जाएगी 6/16/2025, 16 जून 2025 को ये जी पीआरसी इशू है हमें। पीआरसी इशुएंस की और जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है उसकी डेट जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है जी। सबसे पहले आ रहा जी रेमिटर डिटेल, और रेमिटर से मुराद है जिस पर्सन ने आपको पैसे भेजे हैं, जिस पर्सन ने या जिस कंपनी ने आपको पैसे भेजे हैं अगेंस्ट योर सर्विसेज। और बेनिफिशियरीज डिटेल से मुराद है आपकी डिटेल, जो बंदा बेनिफिशियरी है, जिस बंदे के अकाउंट में पैसे आए हैं। नेम ऑफ द पर्सन स्लैश एंटिटी, जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने आपको पैसे भेजे हैं उसका नेम आ जाएगा। नाइकोप स्लैश पासपोर्ट नंबर स्लैश सीएनआईसी स्लैश पीओसी एंटिटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, जो बाहर बंदा बैठा हुआ है जिसने आपको पैसे भेजे हैं, या बाहर कोई कंपनी है जो आपसे सर्विसेज ले रही है और आपको पैसे भेज रही है, तो उसका नाइकोप पासपोर्ट नंबर सीएनआईसी पीओसी तो नहीं होगा ना, तो इस वजह से ये डिटेल खाली आ रही है। आईबैन स्लैश बैंक अकाउंट नंबर इफ एप्लीकेबल, जो बंदा या जो कंपनी आपको पैसे भेज रही है अगेंस्ट सर्विसेज, उसका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ रेमिटिंग इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक के थ्रू या जिस मनी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं जनाब, उसका नेम आ जाएगा। तो हमें पैसे आ रहे हैं जी सिटी बैंक के थ्रू, तो उसकी डिटेल आ रही है। नेम ऑफ कंट्री, हमें आयरलैंड से पैसे आ रहे हैं जी। कंट्री कोड एज पर आईटीआरएस, आईटीआरएस आपका डिफाइन करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, और ये बैंक यूज करता है, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं जी। अब पाकिस्तान में जो आईटीआरएस कोड्स हैं वो डिफाइंड होंगे कि जो आपने कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं उसके अगेंस्ट 9185 लगेगा, कोई और सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की हैं तो उसके अगेंस्ट में शायद 9186 लगे। तो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने आईटीआरएस जो है उसकी लिस्ट डिफाइन की है जी। अच्छा जी, ये तो होगी रेमिटर डिटेल, जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं। उसके बाद आ रही है जी बेनिफिशरीज डिटेल, जो हम है, जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर है जिसको पैसे मिले हैं। नेम ऑफ द पर्सन स्लैश एंटिटी, जो फ्रीलांसर होगा उसका नेम आ जाएगा कंप्लीट, जो भी मिस्टर एबीसी है, मिस्टर अली है, व्हाट्सएवर। नाइकोप स्लैश पासपोर्ट नंबर स्लैश सीएनआईसी स्लैश पीओसी स्लैश पासपोर्ट, नाइकोप होगा तो नाइकोप नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर होगा तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, सीएनआईसी पीओसी पासपोर्ट। तो यूजली सीएनआईसी ही होता है, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है उसके पास सीएनआईसी होगा, तो सीएनआईसी नंबर आ जाएगा जी। नेम ऑफ बैंक, बैंक का नेम आ जाएगा जी जिस बैंक पे पैसे आए हैं, तुम्हारे केस में बैंक अल्फला है जी। आईबैन स्लैश बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका कंप्लीट जो है आईबैन आ जाएगा। तो जनाब ये हमारी रेमिटर डिटेल और बेनिफिशरीज डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैव रिसीव्ड रेमिटेंसेस बाय द ऑर्डर ऑफ द अबव मेंशन रेमिटर एंड हैज पेड द इक्विवेलेंट पाक रुपीस टू बेनिफिशियरी एज पर द डिटेल गिवन बिलो। अच्छा जी, उसके बाद बैंक कह रहा है कि अबव मेंशन जो रेमिटर था उससे हमें रेमिटेंस रिसीव हुई है और हमने उस रेमिटेंस को पीकेआर में कन्वर्ट करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जी।
आगे जो ट्रांजैक्शन है, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसकी डिटेल आ रही है। ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, किस डेट को हमें जो प्रोसीड्स हैं वो रिसीव हो रही हैं, 2/6/2025। अब ये देखें जी, प्रोसीड्स हमें रिसीव हो रही हैं 2 जून को, और जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो है जी 16 जून को। तो ये थोड़ा सा गैप आ सकता है। कुछ बैंक्स जो है वो फौरन इशू कर देते हैं, जैसे आपका मिजान बैंक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन लगेगी साथ ही आपको पीआरसी रिसीव हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी USD 5949.5, $5949 जो है हमें वो रिसीव हुए हैं जी। रेट ऑफ कन्वर्जन 281.2, 281.2 जो है ये कन्वर्जन का रेट लगा है। जो आपका बैंक अल्फला है उसने आपको रेमिटेंस USD से PKR में कन्वर्ट करके दी है जी। जो आपकी रेमिटेंस की अमाउंट है वो पाकिस्तानी रुपीज में कितनी बन रही है, वो बन रही है जी 16,72,999। 5949 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 281.2 से तो आपका बनेगा 16,72,999। पर्पज ऑफ रेमिटेंस अदर कंप्यूटर सर्विसेज। उसके बाद आ रहा जी पर्पज कोड एज पर ITRS, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम। आपका पर्पज कोड क्या आ रहा है? तो जनाब जो भी ट्रांजैक्शन लगती है, मैंने आपको पहले बताया है कि स्टेट बैंक ने पर्पज कोड जो है वो डिफाइन किए हुए। तो ये कोड बन जाएगा आपका जी 9185। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, तो ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ रहा है जी। हर ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर है वो यूनिक होगा जी। फर्दर नीचे चलता हूं, आगे वो बता रहा है जी दी वेरीफाइंग एजेंसी में वेरीफाई दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रेमिटेंस ऑन आवर बैंक्स पोर्टल एट eprc.bankalfla.com। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि आप EPRC को हमारी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। नोट, दिस इज सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नो सिग्नेचर एंड स्टैंप इज रिक्वायर्ड। आगे वो बता रहा है कि ये सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट है और कोई भी सिग्नेचर और स्टैंप रिक्वायर्ड नहीं है। तो जनाब ये हमारा एक PRC हो गया। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको एक PRC तो नहीं रिसीव हो रहा होगा ना, आपकी तकरीबन हर माह 1-2 ट्रांजेक्शन हो रही होंगी। अगर आपको महीने बाद भी पैसे आ रहे हैं तो साल में आपको 12 दफा पैसे आ रहे हैं, और अगर आपको साल में 12 दफा पैसे आ रहे हैं तो आपको 12 PRC रिसीव हो रहे होंगे। जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे आपको PRC रिसीव हो रहे होंगे। तो अपनी टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को देखने के लिए आप तमाम PRC को टोटल भी कर सकते हैं। ये जो आपकी अमाउंट आ रही है, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन PKR। इसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। और तीसरा और सबसे आसान तरीका जो है वो आप FBR के पोर्टल से भी जाके देख सकते हैं कि आपकी कितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लगी हैं। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं जी कि बैंक स्टेटमेंट से आपको किस तरह से आइडिया हो रहा होगा। तो बैंक स्टेटमेंट पे चलता हूं जी। तो जनाब ये मेरे पास एक फ्रीलांसर की जो है बैंक स्टेटमेंट आ गई। सबसे पहले उसकी पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं जी। आगे बैंक स्टेटमेंट का पीरियड आ रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट का पीरियड आपका टैक्स पीरियड सेम ही होगा, 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 2025 तक। टैक्स ईयर 2025 के लिए आपने यही क्राइटेरिया रख के अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। तो ये देखें जी, फ्रॉम डेट 7/1/2024 टू डेट 6/30/2025, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 की बैंक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर आ गया, ब्रांच आ गई, ब्रांच का टेलीफोन नंबर आ गया, स्टेटमेंट की डेट आ गई, करेंसी, प्रोडक्ट और अकाउंट नंबर आ गया जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। तो ये देखें जी, 23 जुलाई 2024 को एक ट्रांजैक्शन लग रही है, City/Google Ireland LI। तो ये जनाब सर्विसेज के अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं ये हमारे अकाउंट में रेमिट हो गई हैं जी। 33,051 रुपये हमें रिसीव हुए हैं और ये टैक्स कट गया। ये देखें जी, 1% विद होल्डिंग टैक्स एक्सपेंस ऑफ सर्विसेज, 1% जो है टैक्स कट गया। अगर ये फ्रीलांसर PSAB में रजिस्टर्ड होता और PSAB में रजिस्टर होने के बाद अपना जो PSAB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अगर वो अपने बैंक को देता तो जो इसकी विद होल्डिंग है वो 1% से कम होके 0.25% हो जाती है। अब ऐसे ही नीचे चलते जाएं जी। अब ये देखें, City/Google Ireland LI 33,841 रुपये आ रहे हैं और एज इट इज इस पे 1% जो है टैक्स विदल्ड हो गया, 338 रुपये। एज इट इज अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो हर मंथ जो है पेमेंट आ रही है। ये देखें जी, सितंबर में भी पेमेंट आ रही है, City/Google Ireland LI 30,933 रुपये और ये 1% जो है इसका टैक्स विदल्ड हो गया। तो एक तो ये तरीका है कि बैंक स्टेटमेंट में आपकी जितनी भी फॉरेन प्रोसीड्स आ रही हैं उनको आप टोटल कर लें अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट का, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 का, वो आपकी टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बन जाएंगी। और जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसको टोटल कर लें, वो आपका टैक्स डिडक्टेड बन जाएगा। और अगर आप टैक्स को टोटल ना भी करें, उसको 1% से मल्टीप्लाई करें तो आपकी टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। दूसरा मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप हर PRC का जो है टोटल कर लें। ये 2 तरीके हो गए आपके। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप FBR के पोर्टल से जो है अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की डिटेल निकाल लें। तो जनाब हमने PRC देख लिया, हमने बैंक स्टेटमेंट में देख लिया कि हमारी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। इसके बाद हम चलते हैं जी FBR के पोर्टल में और देखेंगे कि FBR के पोर्टल में जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जी।
तो एफबीआर के पोर्टल पे चलता हूं जी। अच्छा जी, एफबीआर के पोर्टल पे आने के बाद हमने ये जो हमारी रिटर्न है हमने इसको क्लोज करना है। तो रिटर्न को क्लोज करने के लिए ऊपर चलूंगा जी, इसको सेव करूंगा जी। तो सेव पे क्लिक करता हूं, चेंजेस सेव सक्सेसफुली। इसके बाद ये जो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे वापस साइरस के मेन डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अच्छा जी, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो बॉटम पे आपके पास पर्पल कलर की एक स्लाइड बार होगी। तो इस स्लाइड बार को पकड़ के एंड पे चलूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही आप एंड पे आ जाएंगे तो इनवाइस मैनेजमेंट के बाद आपके पास एक आ रहा होगा MIS, और ये MIS जो है ये हिडन होगा। और ये जो MIS है इस पर कोई कलर नहीं आ रहा होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। और ये MIS के साथ सिंपली ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने MIS पे क्लिक किया, ये मेरे पास जो MIS है ये हाईलाइटेड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वापिस जो स्लाइड बार मेरे पास आ रही है उसको पकड़ के लेफ्ट की तरफ स्लाइड करूंगा जी। ऑल ऑप्शंस, इंफॉर्मेशन सेंटर, एक ही मेरे पास ऑप्शन आ रहा था ऑल ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन सेंटर, और वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है जी। उसके बाद आ रहा है जी इंफॉर्मेशन सेंटर, तो सिंपली इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करूंगा। इंफॉर्मेशन सेंटर में कई ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। फॉरेन एसेट्स है, FCY डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एसेट्स, ई हेयरिंग, पेमेंट डिटेल्स। तो हमारा कंसर्न है जी पेमेंट डिटेल्स के साथ, तो सिंपली पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले इसमें आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसपे आपका CNC नंबर होगा, CPR नंबर, सेक्शन, टैक्स मंथ, पेमेंट डेट, क्लेम्ड, पेमेंट ID, विदहोल्डिंग एजेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, पेड अमाउंट और पेमेंट सोर्स। तो इसमें सिंपली जो टैक्स ईयर वाला कॉलम है ये आपने फिल करना है। तो ये टैक्स ईयर के आगे ये बॉक्स आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसमें आप अपना जो टैक्स ईयर है वो लिख देंगे। अब हमारे केस में जो टैक्स ईयर है वो है जी 2025, तो 2025 लिखूंगा इधर। टैक्स ईयर में 2025 लिख दिया। इसके बाद सिंपली मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, तो सर्च पे क्लिक करता हूं जी। तो ये देखें जी पेमेंट ID आ गई, CPR नंबर आ गया, विदहोल्डिंग एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, विदहोल्डिंग एजेंट का नेम आ गया, जो आपका बैंक है उसका नेम आ जाएगा। सेक्शन आ गया जी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, जो आपका एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है वो आपका हो रहा होता है अंडर सेक्शन 154A। टैक्स का मंथ आ गया, टैक्स का ईयर आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ गई और पेड अमाउंट आ गई। अब ये मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट से भी दिखाया है। अब आपकी जितनी भी विदहोल्डिंग हुई होगी, चाहे बैंक ने की है चाहे किसी और पार्टी ने की है, उन सब विदहोल्डिंग की डिटेल इधर आ रही होगी। अब एज इट इज ये एक और अमाउंट आ रही है मेरे पास, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जी मेरे पास। अब हमने क्या करना है जी, हम इसको डाउनलोड करेंगे एक्सेल में, इसको एक्सेल में डाउनलोड करेंगे और इन सब का टोटल कर लेंगे। तो एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए साइड पे आपके पास ये एक्सेल का आइकॉन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें जी पेमेंट डिटेल्स, ये पेमेंट डिटेल्स की मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जनाब सबसे पहले एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करूंगा। जब तक आप एनेबल एडिटिंग पे क्लिक नहीं करेंगे आपकी ये फाइल एडिट नहीं होगी। तो एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करता हूं जी। अच्छा जी, जैसे मैंने एनेबल एडिटिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फाइल जो है एडिटेबल फॉर्म में आ गई। पेमेंट ID, CPR नंबर, विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, विदहोल्डिंग एजेंट नेम। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट ID से भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, CPR नंबर से भी कोई कंसर्न नहीं है, ना ही विदहोल्डिंग एजेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर से और ना ही विदहोल्डिंग एजेंट के नेम से। तो जनाब आगे चलता हूं जी। ये सेक्शन आ रहा है जी मेरे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A। तो मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है वो होता है आपका अंडर सेक्शन 154A। टैक्स मंथ आ रहा है जी, किस किस मंथ में आपका जो टैक्स है वो इस बैंक ने काट के फेडरल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाया। टैक्स ईयर आ गया जी 2025, और आपको पता है कि हम 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और ये हमारा पीरियड स्टार्ट होता है जी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। टैक्सेबल अमाउंट आ गई जी, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई, और पेड अमाउंट आ गई उस पर कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ। अब ये देखें 33,051 रुपये हमें पहली ट्रांजैक्शन रिसीव हुई थी, और पहली ट्रांजैक्शन पे हमारा टैक्स था 1%। 33,051 का 1% लगाएंगे तो 331 आ रहा है। ऐसे ही 33,842 का 1% लगाएंगे तो 338 रुपये बनता है जी। ड्यू डेट कोई नहीं आ रही, पेमेंट डेट आ रही है जी, किस किस डेट को बैंक ने जो है हमारा टैक्स काट के FBR को जमा करा दिया वो डेट आ रही है जी। अब ये 7वें महीने की अमाउंट थी, ये अमाउंट हमें बैंक ने 7वें महीने में पे कर दी, लेकिन बैंक को ये टैक्स जमा करवा रही है जी 2 अगस्त को। पेमेंट सोर्स विदहोल्डिंग, तो विदहोल्डिंग का मतलब ये है कि किस पर्सन का टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो जनाब हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ है, जो इंडिविजुअल है उसका टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो आपने इधर सिर्फ विदहोल्डिंग वाली ट्रांजैक्शन लेनी है। क्लेम्ड इधर नो आ रहा होगा जी, अगर आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं और इसको क्लेम कर रहे हैं तो इधर यस आ रहा होगा, अदरवाइज इधर नो ही आ रहा होगा। तो इस क्लेम्ड वाले स्टेटस से हमारा कोई कंसर्न नहीं है जी। अब सबसे पहले ये जो अमाउंट है हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, टैक्सेबल अमाउंट और पेड अमाउंट। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूं जी। इसके साथ ही ऑप्शन बना हुआ है जी, द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट
आर प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफ। तो हमने जनाब इसके साथ ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इधर क्लिक करना है और इसको कर देना जी कन्वर्ट टू नंबर। तो कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें जी ये मेरे पास नंबर में कन्वर्ट हो गया और ये नीचे इसका सम भी आ रहा है। अब इसका टोटल कर लेते हैं जी, कॉमा लगा देता हूं जी इसे। अब ये देखें जी 25,66,939 रुपए मुझे एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव हुई है। जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं बाहर उसके केस मुझे 25 लाख जो है मेरे बैंक में रिसीव हुआ है और 25,669 रुपए मेरा टैक्स विदहेल्ड हो गया। अगर आप 25,66,939 का 1% लेंगे तो ये 25,669 बनेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। अगर मैं इसका 1% लूं तो ये देखें 25,669 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो इतनी ही अमाउंट आ गई मेरे पास जी 25,669। अब जनाब हमने क्या करना है, अब हम चलेंगे वापस रिटर्न पे और रिटर्न पे जाके जो अदर रेवेन्यू वाला टैब आ रहा था हमारा बिजनेस के टैब में, उधर जाके इस अमाउंट को पेश कर देंगे। तो वापस चलता हूं जी आईआरएस पे। तो ये जो आपके पास MIS वाला टैब ओपन था इसको क्लोज कर लेता हूं। ये देखा जी क्लोज का बटन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा जी MIS के टैब को जैसे मैंने क्लोज किया ये मुझे वापस आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले आया। तो जनाब ये नीचे आपके पास कई टैब्स आ रहे हैं, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, कंप्लीट टास्क। तो जो हमारी अनसबमिटेड रिटर्न है वो पड़ी होगी जी ड्राफ्ट के टैब में। तो ड्राफ्ट पे चलूंगा। ये देखें जी, तो जैसे मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक किया ये मेरे पास ऑप्शन आ गया IT डिक्लेरेशन 1। मेरे ड्राफ्ट के फोल्डर में एक IT डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिक्लेरेशन पड़ी हुई है और आगे इसका नंबर आ रहा है जी 1। तो नीचे चलता हूं जी। ये नीचे जाने के लिए आपके पास स्क्रॉल बार भी है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और इसके अलावा आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं जी। टास्क पीरियड एक्शन 114 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर। नेम आ जाएगा, शीनासी आ जाएगा टैक्स पेयर का। पीरियड आ गया जी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025। टैक्स ईयर 2025 है हमारा। ड्यू डेट हमारे केस में 30 सितंबर 2025 है। तो एक्शन के नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक पेंसिल और एक डस्टबिन है। डस्टबिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आप अपनी रिटर्न डिलीट करना चाह रहे हैं कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी एडिट का। अगर आप अपनी रिटर्न एडिट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली पेंसिल पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि हम अपनी रिटर्न जो एडिट करना चाह रहे हैं इस वजह से हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे। अच्छा दूसरी मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपने रिटर्न ओपन की थी और आपकी लाइट चलेगी, आपका इंटरनेट चला गया, व्हाट्सएवर जो भी आपके साथ इशू पेश आया, तो अगर आपने रिटर्न ओपन कर ली, उसको सेव कर लिया, कोई ना कोई चेंजेस कर ली उसमें, तो आपकी जो रिटर्न है वो ड्राफ्ट में पड़ी होगी और आप ड्राफ्ट में आके अपनी रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। तो जनाब अपनी रिटर्न को ओपन करने के लिए पेंसिल पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने पेंसिल पे क्लिक किया मेरी जो रिटर्न है वो ओपन हो गई। अब हमारा कंसर्न है जी बिजनेस के टैब के साथ, क्योंकि ना ये पर्सन एम्प्लॉयमेंट में था, ना इसकी प्रॉपर्टी इनकम है, ना कोई कैपिटल गेन आया, ना कोई अदर सोर्स इनकम है, ना ही कोई फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम है। तो जनाब बिजनेस के टैब पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे जी अदर रेवेन्यूज के टैब पे। तो अदर रेवेन्यू के टैब पे क्लिक करूंगा। नीचे चलता हूं जी। अदर रेवेन्यूज में डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे, तो हमारा कंसर्न था जी अदर्स के साथ, ये जो अदर्स वाला ऑप्शन है। अब हमने क्या करना जी, अब हमने जो MIS की शीट का टोटल किया था उससे हमने अमाउंट कॉपी कर दी और उस अमाउंट को इधर आके पेस्ट कर देना है। तो वापस चलता हूं जी एक्सेल की शीट पे। तो ये जो मेरा टोटल आ रहा था 25,66,000 इसको कॉपी करूंगा और आईआरएस पे जाके अदर्स के टैब में से पेस्ट कर दूंगा। तो वापस चलता हूं जी आईआरएस पे। ये अदर्स की आगे ये जो टोटल अमाउंट आ रही है इस कॉलम में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें अदर्स में मेरी टोटल अमाउंट आ गई और अदर रेवेन्यू में ये जितने भी टैब्स हैं इन सबका सब टोटल आ गया। उसके बाद मेरे पास आ रहा जी अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स। तो जो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं ये फाइल करती हैं सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। अब फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि जो आपका टैक्स विदहेल्ड हो गया वो विदहेल्ड हो गया, आपकी फर्दर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमने क्या करना है कि जो हमारी अमाउंट आ रही है, ये देखें ये जो हमारी अमाउंट आ रही है 25,66,000, इसको कॉपी करेंगे। वापिस चलता हूं जी आईआरएस पे और ये जो मेरा कॉलम आ रहा है टोटल अमाउंट के आगे अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स, इस कॉलम में जाके ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और ये अमाउंट इधर पेस्ट कर दूंगा। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 0 आ गई। मेरी कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिस पर जनाब टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। 25,66,000 की मैंने सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी, उस पर टैक्स काट लिया बैंक ने, तो फर्दर कोई मेरी इनकम नहीं है जो टैक्सेबल है और फर्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा जी। तो जनाब जो मेरी IT की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी उसकी मैंने डिटेल ऐड कर दी। अच्छा जिसके बाद आ रहा है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, जैसे आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है, आपने स्टाफ रखा हुआ है सैलरीज पे, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, वाटर गैस व्हाटसोएवर,
तो जो भी आपके एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं, अगर आप उनकी डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उनकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस की डिटेल ऐड करने के लिए सिंपली आप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली इधर क्लिक करता हूं जी। एज इट इज डिस्क्रिप्शन, कोड, टोटल अमाउंट, अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। सबसे पहले आ रहा जी रेंट। अगर आपने रेंट पे ऑफिस लिया हुआ तो जनाब उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे, और रेंट की अमाउंट आप टोटल अमाउंट में भी ऐड करेंगे और अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स के टैब में भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो आपका एक्सपेंस इंकर हो रहा है ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट की सर्विसेज के अगेंस्ट है। रेट स्लैश टैक्सेस स्लैश सेस, कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। सैलरीज, वेजेस स्लैश परक्विजिट स्लैश बेनिफिट्स, कोई सैलरीज आप पे कर रहे हैं, कोई आपने स्टाफ रखा हुआ है तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे जी। ट्रैवलिंग स्लैश कन्वेंस स्लैश व्हीकल्स रनिंग स्लैश मेंटेनेंस, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है जो बिजनेस पर्पसेज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी जी। इलेक्ट्रिसिटी स्लैश वाटर स्लैश गैस, आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, वाटर का बिल, उसकी डिटेल इधर आ जाएगी जी। कम्युनिकेशन, आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है जनाब, उसका बिल आ जाएगा पूरे साल का, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक, इन 12 मंथ्स का जी। रिपेयर स्लैश मेंटेनेंस, आपने कोई पीसी रिपेयर करवा लिया, कोई लैपटॉप रिपेयर करवा लिया, व्हाट्सएवर जो आपसे बिजनेस से पर्टेन कर रहा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फोटोकॉपीज, ऑफिस सप्लाईज, तो स्टेशनरी स्लैश फोटोकॉपी से रिलेटेड जो आपका एक्सपेंस होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट स्लैश पब्लिसिटी स्लैश प्रमोशन, आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल इधर आ जाएगी जी। इसमें आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है और आपकी प्रिंट मार्केटिंग भी हो सकती है जी। इंश्योरेंस, आपने कोई बिजनेस एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है उसकी डिटेल आ जाएगी। प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस में जनाब आपने कोई मेंबरशिप ली हुई है, जैसे होता ही है ना जो फ्रीलांसर है, प्रीमियम प्रो की ले ली आपने, कैनवा प्रो की ले ली, व्हाट्सएवर जो भी आपसे रेलेवेंट ऐप्स हैं, अगर आपने उनकी मेंबरशिप ली हुई है तो उसकी अमाउंट आ जाएगी इधर इन पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज में। प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल चार्जेस स्लैश मार्कअप स्लैश इंटरेस्ट, आपने कोई लोन लिया हुआ है बिजनेस पर्पजेज के लिए और उस पर आपका मार्कअप चार्ज हो रहा है तो जनाब उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। ऐसे बैंक चार्जेस हैं, चेक बुक इशुएंस के, ई बैंकिंग के, व्हाट्सएवर, तो उसके भी चार्जेस इधर आ जाएंगे। डोनेशन स्लैश चैरिटी, कोई आपने डोनेशन कर दिया उसकी अमाउंट आ जाएगी। ब्रोकरेज स्लैश कमीशन, कोई आपने कमीशन दे दिया उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऊपर नहीं आ रहे वो इधर आ जाएंगे। इनरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, ऐसे पैसे जो आपको 3 सालों में नहीं मिले। सपोज कर लें कि आपने एक बंदे का काम किया, आपने अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी और 3 साल हो गए वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी जी। ऑब्सलीट स्टॉक स्लैश स्टोर स्लैश पे स्लैश फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ, इसको छोड़ दीजिएगा जी। अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, ये नहीं आएगा। और ये नीचे जो कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, पेंशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, ये भी हमसे पर्टेन नहीं कर रहा जी। अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी छोड़ दीजिएगा। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये भी हमसे पर्टेन नहीं करी। तो जनाब अगर आपने कोई एक्सपेंस इंकर किया है तो उसकी डिटेल आप इधर दे देंगे और ये आपके एक्सपेंसेस होंगे प्योरली रिलेटेड टू बिजनेस। जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे उनकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि हम एक फ्रीलांसर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम ऐसे फ्रीलांसर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो घर से काम करता है, कोई इसका स्टाफ नहीं है, कोई उसके एक्सपेंसेस इंकर नहीं हो रहे। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है इसका कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी इनकम पे एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो गया रिसीट वैल्यू पे ही। तो इन एक्सपेंसेस को ऐड करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। तो इस टैब को एज इट इज छोड़ दीजिएगा जी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वाले को। इन एडमिजिबल स्लैश एडमिजिबल डिडक्शंस, तो जनाब हमारी इनकम पे जो टैक्स डिडक्ट हो गया वो फाइनल टैक्स है, तो इन एडमिजिबल स्लैश एडमिजिबल डिडक्शंस का हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एज इट इज एडजस्टमेंट्स का भी हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी बिजनेस एसेट्स स्लैश इक्विटी स्लैश लायबिलिटीज, तो इस टैब पे क्लिक करूंगा जी। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा होगा टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अगर तो आपने बिजनेस के प्रॉपर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट बनाई हुई है, फिर तो आप इसको फिल करेंगे। लेकिन क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, जो भी आपको पैसे रिसीव होते हैं एट द ईयर एंड वो आप खुद ही जो है सारे ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं जनाब फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न, और हम यही अज्यूम करते हैं कि जो फ्रीलांसर है वो ईयर एंड पे सारे पैसे निकाल लेता है जी, सारे पैसे वो यूज कर लेता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे जी, तो जनाब नीचे चलूंगा, अदर एसेट्स के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा, इधर आप मेंशन कर देंगे जी 0। कैलकुलेट कर लेता हूं, टोटल इक्विटी स्लैश लायबिलिटीज आ रहा है आपके पास और इसके आगे आ रहा है जी कैपिटल, और कैपिटल के आगे भी आपके पास अमाउंट का टैब आ रहा है, इधर क्लिक करूंगा और इधर मेंशन कर दूंगा जी 0 और इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा।
तो ये जनाब आपने ऐसे फ्रीलांसर्स के केस में करना है जो अपने पर्सनल अकाउंट में जो है पैसे मंगवा रहे हैं। अब ऐसे भी तो फ्रीलांसर्स हो सकते हैं ना जो एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के नेम का जो है अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। सपोज कर लें एबीसी टेक्नोलॉजीज है, एबीसी टेक्नोलॉजीज का उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और उस एबीसी टेक्नोलॉजीज के अकाउंट में जो है पैसे आ रहे हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कैश इक्विवेलेंट्स में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके बिजनेस अकाउंट का, एबीसी टेक्नोलॉजीज जो भी आपके केस में है वो आप बैलेंस इधर ऐड कर देंगे। सपोज कर लें हमारे केस में था 10 लाख, 10 लाख ऐड कर दिया, कैलकुलेट करूंगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, वही बैलेंस आप उठा के कैपिटल के टैब में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल के आगे ये जो जीरो आ रहा है इधर मैं 10 लाख ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें टोटल इक्विटी स्लैश लायबिलिटीज 10 लाख, ऊपर चलता हूं जी, टोटल एसेट्स भी मेरे आ रहे हैं 10 लाख। तो अगर आपके बिजनेस के नेम का अकाउंट है तो जनाब आपने इसको टैली करना है, और अगर आप पर्सनल अकाउंट में ही पैसे मंगवा रहे हैं तो आपने 0 0 कर देना है इसको। और ये जो कैपिटल है इसका इंपैक्ट आगे भी आएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा जी। तो जनाब हमारे केस में बिजनेस अकाउंट नहीं है तो इसे डिलीट कर देता हूं जी, नीचे चलता हूं। बिजनेस अकाउंट नहीं है तो जनाब हमने कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना, तो 0 कर देता हूं। अगेन कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो जनाब ये जो मेरा बिजनेस वाला टैब है ये कंप्लीट हो चुका है। अदर रेवेन्यूज में हमने रेवेन्यू ऐड कर दिया जो हमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव हुई हैं, और बिजनेस एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज में हमने अपने एसेट्स और कैपिटल ऐड कर दिया जी। उसके बाद आ रहा जी 7F, टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये हमसे पर्टेन नहीं करता जी। तो जनाब यहां तक मेरी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा बिजनेस के आगे ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद जो बिजनेस के आगे एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। तो ये जो मेरा बिजनेस वाला टैब है ये श्रिंक हो जाएगा जी। अब हमने इनकम की डिटेल्स तो ऐड कर ली, लेकिन उस पर जो 1% टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसकी डिटेल हमने ऐड नहीं करी। तो टैक्स की डिटेल ऐड करने के लिए चलूंगा जी टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे। तो इसके सामने जो एरो बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक किया, मेरे पास जो डिफरेंट टैब्स हैं वो अपीयर हो गए। डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, कैपिटल एसेट्स, एडजस्टेबल टैक्स, फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, एवरेज टैक्स, कंप्यूटेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसर्स के केस में जो बैंक टैक्स डिडक्ट कर लेता है वो हमारा फाइनल टैक्स है जी। तो हम जाएंगे जी फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स पे। तो ये जो फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने फाइनल स्लैश फिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किया ये मुझे इस टैब पे ले आया, फाइनल स्लैश फिक्स स्लैश मिनिमम स्लैश एवरेज स्लैश रेलेवेंट स्लैश रिड्यूस टैक्स। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होगा कि जो आपका टैक्स विदहेल्ड हो गया है, एफबीआर जो है आपकी रिटर्न में उसने ऑटोमेटिकली उस टैक्स को पेश किया होगा रेलेवेंट कॉलम के आगे। तो अगर आपका टैक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम फैच कर रहा है रिटर्न में तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, ये जितने भी आपके फाइनल स्लैश फिक्स टैक्स के सेक्शंस हैं ये इधर आ रहे हैं। अब आपको पता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्ट होता है वो जाता है अंडर सेक्शन 154A। मैंने आपको MIS से भी दिखा दिया था। अब हमने क्या करना है जी, हमने सेक्शन 154A वाली जो रो है उसको ढूंढना है। ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये प्री नंबर सेक्शंस आपके पास आ रहे हैं, 150 है, 151 है। तो जनाब नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी 151 आ गया, 152 आ गया, 154 आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अगर आप एंड पे देखें तो ये देखें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A एट द रेट ऑफ 1%, और एक्सपोर्ट ऑफ IT स्लैश IT एनेबल सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A एट द रेट ऑफ 0.25। अगर आप PSAP से रजिस्टर्ड हैं और आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.25% तो ये ऊपर वाले ऑप्शन में आप अमाउंट ऐड करेंगे। और अगर आप PSAP से रजिस्टर्ड नहीं है और आप IT सर्विसेज के अलावा भी कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाली रो आ रही है आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, इसमें आप अमाउंट ऐड करेंगे। अब इसमें हमने अमाउंट ऐड कैसे करनी है। अब सबसे पहले आ रहा जी रिसीट स्लैश वैल्यू। रिसीट स्लैश वैल्यू का मतलब है कि आपको कितने पैसे रिसीव हुए, और उसके बाद आ रहा जी टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, और जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं उन पे कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ जी। तो जनाब हमें पैसे रिसीव हुए हैं 25,66,000 और टैक्स हमारा विदहेल्ड हुआ जी 25,000 समथिंग। तो वापस चलूंगा अपनी एक्सेल वाली शीट पे और उस अमाउंट को इधर आके पेस्ट कर दूंगा। तो एक्सेल की शीट पे चलता हूँ जी, ये 25,66,000 को कॉपी करूंगा, वापस चलूंगा जी आईआरएस पे। या रिसीट स्लैश वैल्यू पे जो मेरी अमाउंट है जो मैंने सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं उस अमाउंट को पेश कर दूंगा। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी, ये देखें 25,66,939 रुपए की मैंने सर्विसेज एक्सपोर्ट की है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, और एट द रेट ऑफ 1% के हिसाब से उस पर टैक्स बनना चाहिए 25,669 रुपए। और मेरा टैक्स कितना विदहेल्ड हुआ है या बैंक ने मेरा कितना टैक्स काटा है उसको देखने के लिए वापस चलूंगा एक्सेल की शीट पे। ये देखें जी 25,669 रुपए ही मेरा बैंक ने काट लिया है। इसे कॉपी करूंगा, वापस चलूंगा जी आईआरएस पे, टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर दूंगा जी। ये मैंने पेस्ट कर दिया, कैलकुलेट करूंगा। रिसीट वैल्यू मेरी थी 25,66,939, टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड
जो मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी उसका 1% टैक्स विदहेल्ड हो गया जी, 25,669 रुपये। और इतना ही टैक्स बनना चाहिए था। टैक्स चार्जेबल का मतलब ये है कि कितना टैक्स बनना चाहिए। तो जनाब इस पर 25,669 रुपये टैक्स ही चार्ज होना चाहिए था। कितना डिडक्ट हो गया जी, 25,669 रुपये बैंक ने काट लिया। तो जनाब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इतना ही मेरा टैक्स बैंक ने काट लिया और इतना ही टैक्स बनना चाहिए था। तो जनाब मेरी टैक्स लाइबिलिटी होगी जीरो। 25,66,939 रुपये मेरी है इनकम। तो जनाब ये मेरा हो गया फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स। इसके अलावा आपके कोई एडजस्टेबल टैक्सेस भी हो सकते हैं। अब फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि ये कट गया, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। फाइनल टैक्स का आपको रिफंड नहीं मिलता। और जो होते हैं आपके एडजस्टेबल टैक्सेस, इसके आपको रिफंड मिल जाते हैं। इसका आपको रिफंड भी मिल जाता है। इसको आप फ्यूचर रिटर्न्स में जाके इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ्यूचर रिटर्न में कोई टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है तो आप जो है टैक्स रिफंड के केस उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो उसको ऐड करने के लिए एडजस्टेबल टैक्स के टैब पे चलूंगा। तो ये फिक्स स्लैश फाइनल के ऊपर आ रहा है जी एडजस्टेबल टैक्स। तो एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करूंगा जी। तो जितनी भी टाइप के आपके एडजस्टेबल टैक्सेस के सेक्शंस हैं वो इधर आ जाएंगे, और इधर जो जो सेक्शंस आ रहे हैं उनका आप रिफंड ले सकते हैं। फर्दर नीचे चलता हूं तो ये आपके पास एडजस्टेबल टैक्स के जितने भी सेक्शंस है इधर आना शुरू हो जाएंगे। इंपोर्ट है जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, अगर सैलरी पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आप इधर मेंशन कर देंगे। डायरेक्टरशिप फी, प्रॉफिट ऑन डेट, ये रेंट आ जाएगा जी। एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, अगर आप फाइलर नहीं है और आप बैंक से 50,000 या से ज़्यादा की अमाउंट निकालते हैं तो आप पे 0.6% जो है वो टैक्स विदहेल्ड हो रहा होगा। तो अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है तो आपके बैंक ने आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा, तो आपने उसकी डिटेल इधर मेंशन कर देनी है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी अंडर सेक्शन 231B, अगर आपने कोई गाड़ी बाय की है तो उस पर भी आप पे एडवांस टैक्स लगा होगा, तो उस केस में भी आप जो एडवांस टैक्स है उसकी अमाउंट इधर एंटर कर देंगे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है तो जनाब उसकी भी आपने डिटेल इधर मेंशन करनी है। एंड सब्सिक्वेंटली जो सबसे कॉमन टाइप है एडवांस टैक्स की वो ये आपके पास आ रहा होगा, सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज ए। यूजली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आजकल सबके पास अपनी सिम होती है और सबकी सिम आमतौर पर उनके नाम पर रजिस्टर्ड होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आप मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, चाहे मोबलिंक है, जोंग है, टेलिनर है, यूफोन है, व्हाट्सएवर, आप उनकी ऐप पे जाकर भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंचाइज विजिट करके भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप उनको ईमेल या कॉल करके भी टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मैं आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जी। तो जी मेरे पास ये टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया, जैज ने इशू किया जी। Certificate of collection or deduction of tax issued under section 164 read with rules 42 of the income tax ordinance 2001। तो जो आपके टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो रूल 42 के तहत इशू होते हैं जी। सीरियल नंबर आ रहा होगा जी, ओरिजिनल या डुप्लीकेट लिखा होगा सर्टिफिकेट के ऊपर। डेट ऑफ इशू, किस डेट को जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो रहा है, हमारे केस में 13 जुलाई 2025 को इशू हो रहा है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। सर्टिफाइड डेट आ सम ऑफ ₹645। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि 645 रुपये जो है हमने इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया फ्रॉम, आगे आपका नेम आ रहा होगा और उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ रहा होगा जो आपके CNSC पे आ रहा होगा जी। नेशनल टैक्स नंबर आ गया जी, NIC/CNSC नंबर, आपका CNSC नंबर आ रहा होगा, मोबाइल नंबर, आपका कंप्लीट मोबाइल नंबर आ रहा होगा। ड्यूरिंग द पीरियड फिजिकल ईयर 2024-2025, तो ये आपका 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो है टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है और उस टैक्स डिडक्शन का ये सर्टिफिकेट है। अंडर सेक्शन 236 हम देख चुके हैं जी। ऑन अकाउंट ऑफ टेलीफोन यूजेज, क्योंकि ये हमारी मोबाइल सिम है। ऑन दी वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ ₹4,404, तो 4,404 रुपये का हमने बैलेंस यूज किया और उस पर 645 रुपये का हमारा जो टैक्स है वो रिडक्ट हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। आगे वो बता रहा है जी, दिस इज टू फर्दर सर्टिफाइड दैट द टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट। आगे वो बता रहा है कि जो टैक्स है, जो टैक्स हमने विदहेल्ड किया है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में हमने डिपॉजिट करवा दिया। कंपनी स्लैश ऑफिस एटसेट्रा कलेक्टिंग स्लैश डिडक्टिंग द टैक्स। अच्छा जी, जो कंपनी आपका टैक्स डिडक्ट कर रही होगी उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमारे केस में जैज़ है तो जैज़ का कंप्लीट नेम आ जाएगा, जैज़ को जो कंपनी डील कर रही है पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसका एड्रेस आ जाएगा जी हेडक्वार्टर का, उसका एनटीएन आ जाएगा। नीचे वो बता रहा है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि ये सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट है और इस पर सिग्नेचर रिक्वायर नहीं है। वरना अगर आप किसी पार्टी से आमतौर पे टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं तो इधर कंपनी की स्टैंप आ रही होती है और सिग्नेचर आ रहे होते हैं जो ऑथराइज ऑफिसर होता है जी। तो वापस चलता हूँ जी आरएस के पोर्टल पे। तो जी मैं वापस रिटर्न पे आ गया। अब हमने जो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट देखा था उसकी डिटेल्स हमने इधर ऐड करनी है। जो हमारा 645 रुपये का टैक्स रिडक्ट हुआ हुआ है वो हमने इधर ऐड करना है। तो ये देखें जी, सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए। और अगर आप एंड पे देखें, ये देखें प्लस का साइन बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं जिनके आगे प्लस का साइन बना हुआ है, जब तक आप उसमें फर्दर डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे
आपकी टैक्स डिडक्शन की डिटेल ऐड नहीं होगी। अब देखें इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फर्दर डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। फर्दर डिटेल से मुराद आप अपना सेल नंबर ऐड करेंगे, आप बताएंगे कि जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से नेटवर्क की है। तो प्लस पे क्लिक करूंगा जी। यूटिलिटी रेफरेंस स्लैश कंज्यूमर नंबर, तो इधर जो बॉक्स बना हुआ है रेफरेंस स्लैश कंज्यूमर नंबर, इस बॉक्स में आप अपना सेल नंबर ऐड कर देंगे जिसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। तो सेल नंबर ऐड कर देता हूं जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और टैब आ रहा है कॉन्टेंट्स, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो मेरे से डिमांड कर लेगा। यूटिलिटी टाइप गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, यूटिलिटी कंपनी कौन सी कंपनी है, लेस्को है, फेस्को है, गैपको है, व्हाट्सएवर। अब हमारे केस में क्या आएगा जी, आपने सिंपल इधर कर देना है प्रीपेड, क्योंकि हमारा प्रीपेड नंबर है, तो प्रीपेड लिख देता हूँ, कॉमा लगाएं और उसके बाद जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है उसका नेम आ जाएगा। तो हमारे केस में मोबिलिंक है, तो मोबिलिंक लिख देता हूँ जी, और सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236 और सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236। तो ये मेरा जो सेलफोन बिल वाला कॉलम था, इसका नीचे एक और फर्दर जो रो है वो ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इधर अमाउंट ऐड करूंगा वो अमाउंट इधर सब टोटल हो जाएगी ये सेलफोन बिल के आगे। तो वापिस चलता हूँ जनाब अपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। 4,404 रुपये की अमाउंट थी और 645 रुपये मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ था। तो वापिस चलूंगा आयरस पे, रिसीट स्लैश वैल्यू, इधर आप वो अमाउंट लिखेंगे जिसके अगेंस्ट आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। अब मोबाइल फ़ोन के केस में हमने 4,404 रुपये जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है, तो इधर हम 4,404 रुपये ऐड कर देंगे। ये जो कॉलम बना हुआ है ये देखें जीरो एडिट है। जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक करके अपने प्रीपेड नंबर की डिटेल ऐड की तो उसने एक नई रो ऐड कर दी। तो इधर क्लिक करूंगा जी रिसीट स्लैश वैल्यू वाले कॉलम में, और इधर अमाउंट ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, तो ये अमाउंट के आगे एक और कॉलम बना हुआ है, तो सिंपली इधर क्लिक करूंगा और इधर 645 रुपये जो है वो ऐड कर दूंगा। तो जनाब ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट आ गई और टैक्स डिडक्टेड की अमाउंट आ गई। इसके बाद सिंपली आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी नीचे सब हेडिंग आ रही है, एक नंबर आ रहा है मेरा, इतना मैंने बैलेंस यूटिलाइज किया और इतना टैक्स डिडक्ट हो गया, और ये ऊपर टोटल आ रहा है। अब अगर इधर मैंने मल्टीपल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ऐड किए होते तो इधर उसका टोटल आ जाता। तो जी ये मेरा जो टैक्स डिडक्टेड था ऑन सेल फोन वो मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट बिल पे आ रहा है तो सिंपली एज इट इज़ आप प्लस पे क्लिक करेंगे। जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, नया टेल है, पीटीसीएल है, व्हाट्सएवर, उसका नंबर आ जाएगा और नीचे उसके कंटेंट में उसकी डिटेल आ जाएगी जी, इंटरनेट प्रोवाइडर है, प्रीपेड है, और आगे उसका नेम आ जाएगा। क्लोज करता हूँ जी इसे, ऊपर चलता हूँ जी। तो गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234। अगर आपने टोकन टैक्स पे किया हुआ है तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। ENTD एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी गाड़ी का कंप्लीट नंबर आ जाएगा इधर जो भी है, LEC 10 ABC व्हाट्सएवर जो भी नंबर आ रहा है। उसके बाद आप लिख देंगे कितने सीसी है, 1600 सीसी है, 998 सीसी है, 1300 सीसी है, व्हाट्सएवर सीसी लिखेंगे। आगे नाम लिख देंगे, सिटी है, यारिस है, सिविक है, व्हाट्सएवर, और आगे आप कंपनी का नेम लिख देंगे, होंडा है, करोला है, सुजुकी है, व्हाट्सएवर, इस तरह करके। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, तो इसके नीचे एक और रो ऐड हो जाएगी, उसमें यही आ रहा होगा प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, और उसके आगे गाड़ी की जो सारी डिटेल होगी जो आपने इधर मेंशन की है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। एज इट इज आप जो है टैक्सेबल अमाउंट और आगे टैक्सी अमाउंट लिख देंगे। तो जी क्लोज करता हूँ इसे। अच्छा, जिसके बाद नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज एंड सोल्ड विद इन टैक्स ईयर, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू करंट टैक्स ईयर। अच्छा जी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसके अगेंस्ट आपने कोई टैक्स पे किया है तो इसकी डिटेल इधर आ जाएगी। ये देखें जी टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, इस कॉलम में उसकी डिटेल आ जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ऐसे ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, तो इस केस में जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उसकी डिटेल आप इस कॉलम में ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पर्सन्स रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट स्लैश प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236Y। अच्छा, अगर आप कोई फॉरेन पेमेंट करते हैं, आपने गूगल की स्टोरेज ली हुई है, आपने वन ड्राइव की स्टोरेज ली हुई है, आप फेसबुक एड्स की पेमेंट करते हैं या आप गूगल एड्स की पेमेंट करते हैं, तो जब आप फॉरेन पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, बैंक आपका टैक्स विदहेल्ड कर लेता है, तो वो टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा होता है अंडर सेक्शन 236Y। अगर आपका वो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप इधर टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, एडजस्टेबल टैक्सेस के केस में मेरा सिर्फ सेलफोन पे जो टैक्स है वो विदहेल्ड हुआ हुआ है और किसी सेक्शन के तहत मेरा जो है टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ। इसके अलावा अगर किसी और सेक्शन के तहत मेरा टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता तो मैं
MIS से जाकर भी उसको देख सकता था। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया कि MIS के केस में मेरा सिर्फ जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे टैक्स विदहेल्ड हो रहा है एट द रेट ऑफ 1%, और वो मेरा चला जाएगा फाइनल में। इसके अलावा एडजस्टेबल टैक्स के केस में मेरा कोई भी टैक्स विदहेल्ड नहीं हो रहा। तो जनाब ऊपर चलता हूं और एडजस्टेबल टैक्सेस की टोटल अमाउंट देख लेते हैं। तो ऊपर चलूंगा जी, तो ये देखें एडजस्टेबल टैक्स का टोटल आ रहा होगा सबसे पहले कॉलम में 4,404 रुपये। इतने का मैंने सेलफोन का बैलेंस यूज किया और उस पर 645 रुपये का टैक्स विदहेल्ड हो गया, और ये मैंने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देख के लिख लिया जी। तो जनाब ये मेरा एडजस्टेबल टैक्स का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलूंगा जी कंप्यूटेशन पे, तो नीचे चलता हूं जी। एडजस्टेबल टैक्स का कॉलम कर दिया, फाइनल फिक्स का पहले हो गया, मिनिमम टैक्स से हमारा कोई कंसर्न नहीं है जी, एवरेज टैक्स से भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। सब्सिक्वेंटली मैं चलूंगा जी कंप्यूटेशन पे, तो जी कंप्यूटेशन पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने कंप्यूटेशन पे क्लिक किया ये मुझे कंप्यूटेशन के टाइप ले आया। इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी नहीं आ रही, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं आ रहा जी, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम बिजनेस, मेरी बिजनेस से इनकम आ रही है। जो मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी अगेंस्ट IT सर्विसेज वो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगी जी। तो ये देखें जी टोटल अमाउंट 2.5 मिलियन की जो सर्विसेज है वो मैंने एक्सपोर्ट की हैं, और आपको पता है कि जो मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं अगेंस्ट IT सर्विसेज वो फॉल करेंगी फाइनल टैक्स में। तो टोटल अमाउंट भी इतनी है जी 2.5 मिलियन, और यही अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। ये देखें जी 2.5 मिलियन अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कोई भी मेरी अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स नहीं आ रही। अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स का मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो टैक्स इस पे कट गया वो कट गया, जो 1% टैक्स इस पे कट गया वो कट गया, इस पे फर्दर जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो नहीं बनेगी जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। गेन स्लैश लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, कोई हमारा गेन या लॉस नहीं आ रहा कैपिटल एसेट्स से जी। कोई अदर सोर्स इनकम नहीं है, कोई फॉरेन इनकम नहीं है, कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कोई शेयर इन अनटैक्स्ड इनकम फ्रॉम AOP नहीं है जी, और कोई शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम AOP नहीं आ रहा। टोटल इनकम 2.5 मिलियन की टोटल इनकम आ रही है, और ये सारी की सारी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है जी। कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं आ रहे, टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर सेक्शन 7F नहीं आ रहा जी। टैक्सेबल इनकम जी, टैक्सेबल इनकम मेरी कोई नहीं आ रही। टैक्सेबल इनकम मेरी नहीं आ रही क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी सारी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। अगर हमारी कोई अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स ना होती तो वो टैक्सेबल इनकम में आ रही होती। टैक्स चार्जेबल 25,669 हमारा टैक्स चार्जेबल था हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे, और इतना ही हमारा टैक्स विथहेल्ड हो गया जी। नॉर्मल इनकम टैक्स कोई नहीं आ रहा क्योंकि सारी अमाउंट मेरी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। फाइनल स्लैश फिक्स स्लैश मिनिमम स्लैश एवरेज रेलेवेंट रिड्यूस्ड इनकम टैक्स, तो 25,669 रुपये हमारा फाइनल इनकम टैक्स था जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। WWF नहीं आ रहा जी, टैक्स रिडक्शंस नहीं लिया हमने, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया। फर्दर नीचे चलूंगा। डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर सेक्शन 235 ये नहीं आ रहा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, हमने प्रायर ईयर का जो रिफंड है वो एडजस्ट नहीं किया करंट ईयर के अगेंस्ट जी। विथ होल्डिंग इनकम टैक्स 26,314 रुपये जो हमारा टोटल टैक्स है वो विदहेल्ड हो गया। 25,669 रुपये हमारा टैक्स विदहेल्ड हो गया अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, और 645 रुपये हमारा टैक्स विदहेल्ड हो गया ऑन सेलफोन। तो ये टोटल बन जाएगा जी 26,314 रुपये। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। एडवांस इनकम टैक्स हमने कोई नहीं पे किया जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। एडमिटेड इनकम टैक्स, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती तो ये इधर आ रही होती एडमिटेड इनकम टैक्स में। एडमिटेड इनकम टैक्स में कोई अमाउंट नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही जी। डिमांडेड इनकम टैक्स कोई नहीं आ रहा। रिफंडेबल इनकम टैक्स 645 रुपये, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे टैक्स डिडक्ट हो गया एट द रेट ऑफ 1% वो आपकी फाइनल लायबिलिटी है। इसके अलावा एडजस्टेबल में जो भी आप टैक्स क्लेम करेंगे वो आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो ये देखें जी रिफंडेबल इनकम टैक्स 645 रुपये, ये जो आपका सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया ये आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स है। इस इनकम टैक्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा जी। इसको आप फ्यूचर ईयर्स में एडजस्ट भी कर सकते हैं अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी, और इसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो जनाब कंप्यूटेशंस के टैब तक जो मेरा इनकम टैक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं चलूंगा जी वेल्थ स्टेटमेंट पे। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे जाने के लिए ये जो नीचे आपके पास आ रहा है जी 116 वेल्थ स्टेटमेंट, और इसके आगे ये जो एरो बना हुआ है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें जी वेल्थ स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले है जी पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके बाद आ रहा है जी पर्सनल एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज, और लास्ट पे आ रहा है जी रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जी पर्सनल एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी अमाउंट आपने एंटर करनी है जी पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक किया मेरे पास पर्सनल एक्सपेंसेस वाला जो टैब है वो हाईलाइट हो गया। तो जी सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिप्शन, कोड और अमाउंट। तो रिटर्न के जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उसको उन्होंने कोड्स में डिफाइन किया हुआ है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा जी पर्सनल एक्सपेंसेस, रेंट। अच्छा जी अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट आप ये अमाउंट वाले टैब में ऐड कर देंगे। रेट स्लैश टैक्सेस स्लैश चार्जेस स्लैश सेस, आप कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस, आपके पास कोई गाड़ी या कोई बाइक है तो उसके फ्यूल पे उसकी मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंस आप इधर ऐड कर देंगे।
और आपको पता है एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 2025 के दरमियान। ट्रैवलिंग, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है मुल्क से बाहर या मुल्क में भी और आपके पास टिकट्स वगैरह मौजूद हैं, तो जो ट्रैवलिंग पे आपका एक्सपेंस आया आप इधर ये अमाउंट वाले टैब में ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने पिछले 12 महीनों का बिल दिया है जुलाई से लेके जून तक, वो आप ऐड कर देंगे। वाटर का बिल, गैस का बिल। टेलीफोन का आपको पता है कि आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से आ जाएगा, तो वो हमारे केस में था 4,404 रुपये। तो टेलीफोन के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा और इधर 4,404 रुपये ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने टेलीफोन बिल ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली एक दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। आगे हमारे पास आ रहा है एसेट इंश्योरेंस स्लैश सिक्योरिटी। आपने किसी एसेट की कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो जो आप उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी इस टैब में जी। मेडिकल, आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया है, हॉस्पिटल के बिल्स हैं, मेडिसिन के बिल्स हैं, वो आप इधर अमाउंट में ऐड कर देंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ। एजुकेशनल, बच्चों की एजुकेशनल फ़ी है या अपनी एजुकेशनल फ़ी है तो इस अमाउंट वाले टैब में ऐड कर दूंगा। क्लब, किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। फंक्शंस एंड गैदरिंग्स, ने कोई शादी ब्याह पे खर्चा कर दिया तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। आपने कोई डोनेशन दे दी है, आपने कोई ज़कात दे दी है, आपने कोई मार्कअप पे कर दिया, आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ था, आपने इस पर मार्कअप पे कर दिया, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और आपने उस पर प्रीमियम पे किया है तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। उसके बाद आ रहा है जी अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। तो जनाब अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में अदर देन अबव गिवन जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके ग्रोसरी के हैं, आपके किचन के हैं, व्हाट्सएवर, जितने भी आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं ओवर द पीरियड वो आप इधर मेंशन कर देंगे। 12 माह में जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो आप इधर लिख देंगे। सपोज कर लें कि ऑन एवरेज आपका 50,000 का खर्चा हो रहा है तो आप इधर वो अमाउंट लिख देंगे। तो सपोज कर लें कि हमारे केस में जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो हुए हैं 6 लाख, तो इधर 6 लाख लिख दूंगा जी और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, जिसके बाद आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स। अगर आपके पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके एक्सपेंसेस में, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जॉब कर रहा है वो आपके एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। और जो अमाउंट आप इधर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स के कॉलम में, उतनी अमाउंट से जो आपका एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो जनाब हमारे केस में कोई भी कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर नहीं आ रहा तो इसको ऐसे ही जोड़ दूंगा। तो जनाब दो हमारे एक्सपेंसेस थे, एक टेलीफोन था और दूसरा मेरा अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे और इनकी मैंने अमाउंट ऐड कर दी। अब ऊपर चलता हूँ जी। तो ये देखें जी पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे हो गए 6,04,404 रुपए। 6 लाख मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे और 4,404 रुपया मेरा सेलफोन का बिल था जी। तो जनाब इसके बाद चलूंगा पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज पे और अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है उनकी फिगर्स पंच कर लेंगे। तो जनाब पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज के टैब पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज वाले टैब पे ले जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिप्शन कोड अमाउंट। आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न के पार्ट में भी, एक्सपेंसेस में भी और अभी पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज में भी यही क्राइटेरिया आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है जी मेरे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसकी डिटेल आपने इधर मेंशन कर देनी। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपके नाम पे कोई एकड़ है, कोई कनाल्स हैं, कोई वीघा है, व्हाट्सएवर जो भी है उसकी डिटेल आपने इधर ऐड कर देनी है। आप सपोज कर लें कि हमारे नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए जो प्लस का साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने प्लस का साइन पे क्लिक किया एज इट इज़ आपसे वो फर्दर डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है प्रॉपर्टी और नीचे आ रहा है एड्रेस। तो आपकी ज़मीन का जो एड्रेस है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी कॉन्टेंट्स। तो कॉन्टेंट्स पे क्लिक करता हूँ। आगे आपने बताना है कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, व्हाट्सएवर। एरिया आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के केस में आपने क्या बताना है, आपने सबसे पहले तो बताना है उसका एड्रेस, किस गाँव में है, किस मौजा में है, क्या खेवट नंबर है, क्या खतूनी नंबर है उसका। उसके बाद आपने बताना है कितने एकड़ है या कितने कनाल है, और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बता देना या सिटी बता देनी है। तो जी एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। तो एड्रेस ऐड करने के लिए जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इस कॉलम में क्लिक करूंगा और जहां हमारी लैंड लोकेट कर रही है एग्रीकल्चरल लैंड, उसका एड्रेस लिख दूंगा जी। अच्छा जी, ये मेरा प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया। नीचे कॉन्टेंट्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आप वो पूछा है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, हमारे केस में एग्रीकल्चरल है तो एग्री लैंड लिख देता हूँ। आगे आपने एरिया लिख देना है, तो मैं सपोज करें 74 के नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है, तो तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देता हूँ जी। अच्छा जी, ये मेरी प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया, कंप्लीट एड्रेस आ गया, साथ में मैंने बता दिया खेवट नंबर, खतूनी नंबर, व्हाट्सएवर। कॉन्टेंट्स में मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड है, कितने कनाल की है वो आ गया जी, तहसील आ गई मेरी और डिस्ट्रिक्ट आ गया। इसके बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के नीचे मेरी एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और नीचे कंप्लीट एड्रेस आ रहा है उसका। तो जी इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ जी एक दफ़ा। जैसे ही कैलकुलेट किया साथ में सेव भी हो गया।
अब ये कह रहा है अमाउंट के नीचे वैल्यू आ रही है मेरी जीरो, तो जितने की आपने लैंड खरीदी हुई है आप उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। आप सपोज कर लें कि ये हमने खरीदी थी 25 लाख की, तो 25 लाख ऐड कर देता हूँ। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी, तो ये देखें ये सब हेडिंग थी और ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की टोटल हेडिंग है उसमें मेरी वैल्यू आ गई 25 लाख, नीचे भी 25 लाख आ गया, ऊपर भी 25 लाख आ गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू आप कहां से देख सकते हैं, जो आपकी रजिस्ट्री होगी ना उसके ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही होगी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपको प्रॉपर्टी थ्रू सक्सेशन या थ्रू इनहेरिटेंस मिली हो। सपोज कर लें कि आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी आपके फादर के नाम पे, आपके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा और प्रॉपर्टी जो भी उनके लीगल एयर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो उस केस में हमने प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करना है तो वो देख लेते हैं। तो जी एग्रीकल्चर लैंड को दोबारा ऐड करने के लिए दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है जी प्रॉपर्टी और एड्रेस, तो एड्रेस ऐड कर लेता हूँ जी, जहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिचुएट कर रही है। गाँव का नेम, मौजा का नेम, खेवट, खतूनी नेम, व्हाट्सएवर जो है वो ऐड कर लूंगा। एड्रेस आ गया, उसके बाद कॉन्टेंट्स पे जाऊंगा, एग्री लैंड लिख दें, कितने कनाल की है वो आ जाएगी जी, सपोज कर लें 10 कनाल्स है। उसके आगे तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा, तो तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ जी। अब इनहेरिटेंस के केस में आपने प्रॉपर्टी के कंटेंट्स के लास्ट पे लिख देना है जी, ये देखिए डैश लगा के इनहेरिटेड, क्योंकि जो आपको प्रॉपर्टी विरासत में मिली है उस पर आपने कोई भी कॉस्ट बियर नहीं की। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जीरो आएगी, तो इनहेरिटेड लिख दें जी। तो ये देखें कॉन्टेंट्स में मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिख दिया, उसका मेजरमेंट एरिया लिख दिया 10 कनाल, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख दिया और लास्ट पे इनहेरिटेड लिख दिया। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें पहले मेरी एक प्रॉपर्टी थी 2.5 मिलियन की, दूसरी प्रॉपर्टी मेरी इनहेरिटेड थी और उसकी वैल्यू जीरो आ गई, क्योंकि इसको अक्वायर करने के लिए मैंने कोई कॉस्ट पे नहीं की। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जिसके बाद आ रहा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है व्हाट्सएवर, तो उसकी डिटेल इधर आएगी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल में। तो ये जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आगे प्लस बना हुआ है, सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए प्रॉपर्टी और आगे कह रहा है एड्रेस, तो अगर आपका घर है तो घर का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, प्लॉट है तो प्लॉट का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अब सपोज कर ले हमारे केस में प्लॉट है तो प्लॉट लिख देता हूँ जी। तो जी मैंने प्लॉट का नंबर लिख दिया, स्ट्रीट नंबर लिख दिया, सोसाइटी का कौन सा फेज था वो लिख दिया और कौन सी सोसाइटी थी वो लिख दिया, मतलब कि एड्रेस का कंप्लीट नेम लिख दिया। अब सपोज कर लें हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, ABC सोसाइटी और ABC सेक्टर, जो भी आप लिख लें। कॉन्टेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब कॉन्टेंट्स में वो पूछा है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो इधर आप प्लॉट लिख दें या रेजिडेंशियल प्लॉट लिख दें। आगे एरिया लिख देंगे, एरिया हमारे केस में 5 मरला है और लास्टली आपने सिटी लिख देनी है। तो जी कॉन्टेंट्स की डिटेल ऐड कर लेता हूँ। तो जनाब मेरे पास प्लॉट था, प्लॉट की डिटेल ऐड कर दी और कॉन्टेंट्स में उसके पर्टिकुलर्स ऐड कर दिए कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, कितने मरला का है और कौन सा सिटी है। तो सिंपली दोबारा सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नीचे एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। इसकी वैल्यू ऐड कर लेता हूँ जी, जितने का मैंने ये प्लॉट बाय किया था। अगेन कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी ये मेरा प्लॉट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने हाउस जो है सिलेक्ट करना है तो दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा। प्रॉपर्टी के टैब के नीचे आ रहा है एड्रेस, तो हाउस का एड्रेस लिख दूंगा जी, हाउस लिख दें, जो उसका एरिया वो आ जाएगा जी और आगे सिटी आ जाएगी, तो सिटी लिख देता हूँ एंड अगेन सबमिट पे क्लिक करूंगा और जितने का आपने घर बाय किया उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जैसे हमने एग्रीकल्चर लैंड में आपको बताया था कि अगर आपको लैंड थ्रू सक्सेशन या इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रही है तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। एज इट इज़ आपको घर या प्लॉट या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, वो भी आपको थ्रू, तो वो भी अगर आपको थ्रू सक्सेशन या इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इधर जीरो आएगी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी क्योंकि उसको एक्वायर करने के लिए आपने कोई कॉस्ट बियर नहीं की। अच्छा जी मैंने प्लॉट ऐड कर लिया, मैंने हाउस ऐड कर लिया। ऐसे ही अगर आपने कोई प्लाजा या कोई शॉप ऐड करनी है तो प्लस पे क्लिक करेंगे, जहां मैंने रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया था कंटेंट्स में उधर आप शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जिसके बाद आ रहा है बिजनेस कैपिटल। तो बिजनेस कैपिटल का मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रीलांसर हैं और जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में ही आ रही हैं तो फिर आपने बिजनेस कैपिटल ऐड नहीं करना। एंड सब्सिक्वेंटली अगर आपने भी अपना बिजनेस अकाउंट ओपन किया हुआ है बिजनेस के नेम से और उस अकाउंट में आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ रही हैं तो जो आपके बिजनेस बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा ये आपका बिजनेस कैपिटल होगा। जब आप बिजनेस के टैब में जाकर बिजनेस एसेट स्लैश लायबिलिटीज का टैब फिल करेंगे और आपने बिजनेस बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो मैंने आपको दिखाया भी है कि एक साइड पे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे और दूसरी साइड पे आप कैपिटल में जाके वो अमाउंट लिख देंगे जो आपकी 30 जून 2025 को एग्जिस्ट कर रही है अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है तो जनाब अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे।
जो आपका बिजनेस का नेम होगा, सपोज एबीसी टेक्नोलॉजीज, व्हाट्सएवर जिस भी नाम से आपका बिजनेस है, तो आप बिजनेस लिखेंगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस कैपिटल के नीचे एक रो ऐड हो जाएगी और उसके आगे फिर जो है आप फिगर्स ऐड कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे फ्रीलांसर की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहा हूं जिसका कोई भी बिजनेस अकाउंट नहीं है, वो अपने पर्सनल अकाउंट में ही जो है रेमिटेंसेस मंगवा रहा है, तो इस वजह से हमारा बिजनेस कैपिटल जीरो आएगा। तो जनाब हमारे केस में बिजनेस कैपिटल ऐड नहीं होगा, तो इसे क्लोज कर लेता हूं जी। इसे क्लोज करने के लिए कैंसिल पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है इक्विपमेंट नॉन बिजनेस। कोई आपके पास इक्विपमेंट है जो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, तो इसके हिसाब से कॉमन एग्जांपल होती है आपकी ग्रास कटिंग मशीन। आमतौर पे लोगों ने ग्रास कटिंग मशीन रखी होती है घरों में, मैकेनिकल कह लें या मैनुअल कह लें। ऐसे ही मैकेनिकल लेडर आ जाएगी आपकी। तो ये जितने आपके छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस यूज में नहीं हो रहे, उसकी डिटेल आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उनकी जितनी वैल्यू होगी आप इधर मेंशन कर सकते हैं इस कॉलम में। अब ये देखें, इसके साथ प्लस का टैब नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इधर सिंपल आपने वैल्यू लिख देनी है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है एनिमल नॉन बिजनेस। आपने कोई एनिमल्स रखे हुए जिनका आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे। अब इसके हिसाब से कॉमन एग्जांपल क्या आ सकती है, आपने गाय भैंसे 2-3 रखी हो सकती हैं घरेलू दूध के लिए, आपने कोई कुत्ता रखा हो सकता है, आपने कोई एक्सपेंसिव कैट रखी हो सकती है। तो अगर आपने कोई गाय भैंसे रखी हुई हैं, आपने कोई कैट या आपने कोई डॉग रखा हुआ है जो एक्सपेंसिव है, तो उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। आप सपोज कर लें कि हमने दूध के लिए एक गाय रखी हुई है, उसकी वैल्यू है 3.5 लाख, तो इस कॉलम में 3.5 लाख ऐड कर दूंगा जी। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो जी ये मेरी एनिमल नॉन बिजनेस की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट स्लैश एन्युटी स्लैश बॉन्ड स्लैश सर्टिफिकेट स्लैश डिबेंचर स्लैश डिपॉजिट स्लैश फंड स्लैश इंस्ट्रूमेंट स्लैश पॉलिसी स्लैश शेयर स्लैश स्टॉक स्लैश यूनिट एटसेट्रा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसी इंस्ट्रूमेंट में है, किसी फंड में है, तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड कर देंगे। अब ये देखें, इसके साथ प्लस का बटन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इधर आपने फर्दर डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उसकी डिटेल भी आपने इधर ऐड कर देनी है। जिस तरह हमने एडजस्टेबल टैक्स में टैक्स ऑन कैश विड्रॉल की डिटेल ऐड की थी, ऐसे ही हमने जो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था 30 जून 2025 को, उसकी डिटेल इधर ऐड कर देनी है। तो बैंक की डिटेल ऐड करने के लिए सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे, तो एज इट इज वो पूछ रहा है आईबैन नंबर, जैसे उधर पूछ रहा था। और कॉन्टैक्ट्स में आपको पता है कि अकाउंट की टाइप पूछ रहा होगा, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, बैंक का नेम पूछ रहा होगा, ब्रांच का नेम और एड्रेस पूछ रहा होगा। तो जनाब इन्वेस्टमेंट वाले टैब में अपने बैंक का आईबैन लिख दूंगा। ये जी मेरे बैंक का आईबैन आ गया। आप खाली अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, आप पूरा आईबैन ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। नीचे कॉन्टैक्ट्स में चलता हूँ जी। करंट अकाउंट था हमारे केस में, बैंक का नेम आ जाएगा, ब्रांच का नेम आ जाएगा जी, और लास्टली सिटी का नेम आ जाएगा। तो जी मेरा अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट की डिटेल्स आ गई, ब्रांच का एड्रेस आ गया। सिंपली उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अब ये देखें जी बैलेंस जीरो आ रहा है। तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की हुई है, बैंक स्टेटमेंट ओपन करूंगा और जो उसमें 30 जून 2025 का बैलेंस आ रहा है वो देख के इधर लिख लूंगा। तो बैंक स्टेटमेंट देख लेता हूँ जी। तो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई। बैंक अल-फलाह इस्लामिक है जी, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ब्रांच आ रही होगी, अकाउंट का टाइटल, रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आईबैन नंबर, नेचर ऑफ द अकाउंट, ये देखें जी करंट अकाउंट है, करेंसी पीकेआर है और डेट ऑफ अकाउंट ओपन 2021 है। तो जी एंड पे चलूंगा, तो ये देखें जी 30 जून 2025 और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 1,58,650। तो यही अमाउंट जाके वेल्थ स्टेटमेंट में पेश कर दूंगा जी। तो आईआरएस पे चलूंगा वापस, तो इस कॉलम में क्लिक करूंगा और 1,58,650 इधर पेश कर दूंगा। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी जो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड की उधर अमाउंट आ गई और ऊपर जो उसकी सब हेडिंग थी इन्वेस्टमेंट वाली उधर अमाउंट आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है डेट नॉन बिजनेस एडवांस स्लैश डेट स्लैश डिपॉजिट स्लैश प्रीपेमेंट स्लैश रिसीवेबल स्लैश सिक्योरिटी। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, उसकी डिटेल भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। कोई आपने सिक्योरिटी दी हुई है, अगेंस्ट लोन है, अगेंस्ट गुड्स है, व्हाट्सएवर, आप उसकी डिटेल्स भी इधर ऐड कर सकते हैं। प्रीपेमेंट्स, अगर आपने प्लॉट एडवांस पे लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट आपने अमाउंट एडवांस में पे की हुई है, तो उसकी अमाउंट भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। एज इट इज़ इसके आगे भी प्लस का बटन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये टैब भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे एक्वायर करेगा। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ जी। डेटर CNSE स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस बंदे को आपने लोन दिया हुआ है या जिस बंदे को आपने सिक्योरिटी दी हुई है या जिस बंदे को आपने प्री पेमेंट की हुई है, उसका CNSE नंबर आ जाएगा। कंपनी के केस में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका एंट्री नंबर आ जाएगा। नीचे कॉन्टेंट्स में उसका नेम आ जाएगा, जो भी उसका नेम है। अब ये देखें जैसे इधर इन्होंने लिखा हुआ है। और टाइप ऑफ अकाउंट ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, एनटीएन और नेम लिखना है आपने जी, या जिस बंदे को आपने सिक्योरिटी दी हुई है या जिस बंदे को आपने प्री पेमेंट्स दी हुई है।
तो जी हमारे केस में कोई भी डेटर नहीं है तो इसको क्लोज कर दूंगा। ये कैंसिल का बटन बना हुआ है तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ जी। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, जो भी आपके नाम पे व्हीकल्स होंगी उनकी डिटेल इधर आ जाएगी, चाहे वो बाइक है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे कोई वैन है, व्हाट्सएवर। तो जो भी आपके पास बाइक, गाड़ी या वैन होगी जो आपके पर्सनल यूज़ में आ रही होंगी उनकी आप डिटेल्स इधर ऐड कर देंगे। तो मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस के आगे प्लस का बटन बना हुआ है तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है व्हीकल के नीचे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी गाड़ी का या जो आपकी बाइक का कंप्लीट नंबर होगा वो आप मेंशन कर देंगे। तो जनाब अपनी बाइक का नंबर लिख लेता हूँ। ये मैंने बाइक का नंबर लिख दिया। उसके बाद कॉन्टेंट्स पे क्लिक करूंगा। इधर वो कह रहा है प्राइवेट है या कमर्शियल, मेक, मॉडल, इंजन कैपेसिटी। अब मेरे पास है जी होंडा CD70, तो आप क्या लिखेंगे जी CD70 और आगे कंपनी का नेम लिख देंगे। तो इधर जी होंडा लिख दूंगा। तो ये देखिए जी व्हीकल में मैंने बाइक का नंबर लिख दिया और कॉन्टेंट्स में मैंने लिख दिया जी कौन सी मेरे पास बाइक थी, CD70 और कंपनी का नेम होंडा है। ऐसी अगर मेरे पास गाड़ी होती तो गाड़ी का नंबर लिख देता, नीचे कितने सीसी की गाड़ी है, 1300 सीसी है, 1600 सीसी है, 1000 सीसी है, सीसी लिख देता। आगे कौन सी गाड़ी है, वैगनार है, स्विफ्ट है, यारिस है, व्हाट्सएवर। गाड़ी का मॉडल लिख देता और सिंपली आगे कंपनी आ जाती, होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, व्हाट्सएवर। तो जनाब ये मेरी बाइक की डिटेल आ गई। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मोटर व्हीकल के टैब के नीचे एक सब हेडिंग ऐड हो गई। अब इधर बाइक की जो वैल्यू है वो ऐड कर दूंगा। तो ये बाइक मैंने खरीदी थी जी 83,500 की, तो 83,500 लिख दिया। इसके बाद दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरी मोटर व्हीकल ऐड हो गई।